तो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि पहले नेट जेआरएफ की परीक्षा 2023 में द्वितीय पाली में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है, जीवन के अनुभव और अवस्थाएं वहाँ स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी ने शेखर एक जीवनी के बारे में यह कहा है। अगला प्रश्न है, धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? धूमिल की कविता है जिसमें एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी है, अकाल दर्शन। इस रचना का नाम है अकाल दर्शन। धूमिल की रचना अकाल दर्शन। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध की पंक्तियों के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। पहले दूसरा है। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। उसके बाद है, पहला, बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती। मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विहल होकर गाती। उसके बाद है चौथा, कि कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। और उसके बाद तीसरा आता है, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जतसार गीत हल्की सी सिहरन पैदा कर जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेख नहीं। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या की है और कहा है कि यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेख नहीं। तो यह किसके द्वारा कहा गया है, यह आपको बताना है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन डी, बूचर के द्वारा यह कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला है कि इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जंगूड़ी की हैं। यहाँ पर कुछ कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो इनमें से बताना है कौन सी रचनाएं हैं लीलाधर जंगूड़ी की हैं, यह जो हैं वो बतानी है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, लीलाधर जंगूड़ी की रचनाएं। पहला है इस यात्रा में, तीसरा है भय भी शक्ति देता है और पांचवा है नाटक जारी है। यह रचनाएं लीलाधर जंगूड़ी की है। इस यात्रा में, भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है। अगला प्रश्न है, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के मुख्य बिंदु हैं। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के मुख्य बिंदु कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, पहला, दूसरा और पांचवा। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होती है। दूसरा है त्रासदी कार्य की अनुकृति है और पांचवा है करुणा के द्वारा मनोविकारों का उचित विवेचन त्रासदी का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन है। भारतेंदु जी के बारे में सत्य कथन बताना है। राइट आंसर ऑप्शन सी है इसके लिए, पहला, तीसरा और चौथा। उन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों का प्रतिष्ठान किया है। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया और भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। अगला प्रश्न है,
नाटक और उसके पात्र हैं। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन डी है, नाटक और पात्र में। ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक और द्रोणाचार्य की पात्र है लीला। स्कंदगुप्त की पात्र का नाम है कमला। चंद्रगुप्त की पात्र है अलका और अंधा युग का पात्र है युयुत्सु। अगला प्रश्न है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? राग दरबारी से लिया गया है यह, राग दरबारी उपन्यास से। यह कथन कौन सा पात्र कहता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है इसमें ऑप्शन सब गलत हैं, क्योंकि इसका जो सही ऑप्शन था वो गयादीन था। गयादीन, ठीक है, सही आंसर इसका गयादीन है। और ये जो सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं वो इसके आंसर नहीं हैं, तो इसलिए इसका जो विकल्प था, जो आयोग ने इसे मूल्यांकन से बाहर रखा था इस वाले क्वेश्चन को। बाकी जो इसका यह कथन है तो यह गयादीन का है, यह आप देख लीजिए। अगला है कि हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? हवन उपन्यास किसकी कृति है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है, सुषम बेदी की। सुषम बेदी की कृति है हवन उपन्यास। काव्य चिंतक हैं और समय है इनका कब से कौन सा समय था? राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। जयदेव का 13वीं शताब्दी, विश्वनाथ का 14वीं, धनंजय का 10वीं और हेमचंद्र का 12वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रामदास मिश्र के निबंध हैं, कौन से निबंध हैं जो रामदास मिश्र के हैं इनमें से? राइट आंसर ऑप्शन बी है, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश। सूची 1-2 को मिलान कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन सी है, CDW ब्रे बिंबवाद से संबंधित, अल्बेयर कामू अस्तित्ववाद, लियोटार्ड उत्तर आधुनिकतावाद, कार्ल गुस्ताव जुंग मनोविश्लेषणवाद। जन्मकाल के अनुसार रचनाकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जन्मकाल के अनुसार ऑप्शन ए, सियाराम शरण गुप्त, उदय शंकर भट्ट, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे, रामधारी सिंह दिनकर। निम्नलिखित में कौन सी कृति मलुकदास की नहीं है? मलुकदास की कृति जो नहीं है, राइट आंसर ऑप्शन सी, ज्ञान समुद्र। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्ति विवेक मलुकदास की रचनाएं हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी, सुदृश गोपिका प्रेम प्रगट कलिजुग आही दिखायो। मीराबाई विषयक छप्पे की उक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है, भक्तमाल से। ऑप्शन डी राइट आंसर है, भक्तमाल से। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। ऑप्शन सी है राइट आंसर। बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्ण वर्णन किया है। उनके प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। ये 2 कथन सही हैं। नीचे दिए गए कथन
कथन है दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। कथन सेकंड है कि मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है या क्या कहता है विकल्प। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं। तो कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य हैं कि दंडी ने नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और अमंद अभियोग को काव्य का हेतु माना है। मम्मट के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास काव्य रचना के हेतु हैं। तो यह दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यह है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म्य स्थापित किया जाए। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी जी का यह कथन है। सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक और पात्र हैं और दूसरी ओर उपन्यास है। राइट आंसर ऑप्शन ए है इसके लिए। बेनी माधव मानस का हंस, इसका पात्र है। पटेश्वरी गोदान की पात्र है। सकल दीप मेला आंचल में पात्र है। और नरोत्तम, इनका संबंध है झूठा सच उपन्यास से। अगला प्रश्न है, जिस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है, किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है? इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, राही कहानी में। ऑप्शन सी, राही कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 को गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी है, आचार्य नरेंद्र देव। राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएं और समाधान पुस्तक के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, देवेंद्र नाथ शर्मा। ऑप्शन बी। निम्न में कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? राइट आंसर, कौन सी कहानी अज्ञे द्वारा रचित नहीं है? अज्ञे द्वारा रचित। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, विपथगा। यह रचना अज्ञे द्वारा रचित नहीं है। इसके अतिरिक्त ये सारी रचनाएं अज्ञे द्वारा लिखी गई हैं। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है इसमें, 1, 3 और 4। कवि कर्म दैवी शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है। अलौकिक शक्ति का द्वारा अभिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। अगला कथन है, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ है। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 3 और 5। 1, 3 और 5 सही हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ था। निम्नलिखित में से मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? इनमें से मूर्धन्य ध्वनियाँ बतानी हैं कौन सी हैं? राइट आंसर बी है,
2, 3 और 5। 2 यानी कि ट, ड और ठ, ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ट, ठ, ट, ड और ठ। अगला है, पत्रिकाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार संपादकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहले से बाद के क्रम में लगाना है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। सबसे पहले आता है केशवराम भट्ट, फिर हैं सदानंद मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र और उसके बाद राजा रामपाल सिंह। अगला प्रश्न है, ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है? ब्रजकिशोर, ब्रजकिशोर। राइट आंसर ऑप्शन बी है इसके लिए, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का पात्र है ब्रजकिशोर। कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त भावों को संतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रू भंग और भोक्ष को ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? स्कंदगुप्त नाटक में यह कथन कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है यह बताना है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, मातृगुप्त के द्वारा यह कथन कहा गया है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। धन्यवाद।